हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वीरेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12th के अंदर इतिहास का लेसन नंबर 2 भारत का स्वर्णिम पृष्ठ भाग 3, यानी कि इससे पहले हम भाग 2 पढ़ चुके हैं। आज हमारा भाग 3 है। भाग 3 के अंदर हम आज आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन। इससे पहले हमने यानी कि मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन को समझा था। आज हम इस वीडियो में मौर्य काल के प्रांतीय प्रशासन और इसके आगे के टॉपिक है उसको समझेंगे। तो पहला आता है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन कैसा था? तो 4 प्रांतों बांटा हुआ था, यानी कि मौर्य काल के अंदर जो प्रांतीय प्रशासन था, कितने प्रांतों बांटे हुए थे? 4 प्रांतों में, यानी 4 प्रांत थे। उसमें कौन कौन से प्रांत थे? तो प्रांत आता है उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, अवंती पंथ और मध्य प्रांत। यानी कि मौर्य काल के दौरान जो प्रांत थे वो आपके कितने थे? 4 प्रांत थे। उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, अवंती पंथ और मध्य प्रांत, 4 प्रांतों बटे हुए थे। इन प्रांतों का जो प्रमुख होता है उसको बोलते राजकुमार। राजकुमार प्रांतों का क्या होता था? प्रमुख होता था। यानी कि इन चारों प्रांतों की देखरेख किसके अंडर में होती थी? राजकुमार। यानी कि मैन हेड कौन होता था? राजकुमार होता था। नेक्स्ट है, राजकुमार मंत्री परिषद व अमात्यों से सहायता लेता था। यानी कि इन प्रांतों की देखरेख करने के लिए जो राजकुमार होता वो किनकी सहायता से कार्य करता? राजकुमार मंत्री परिषद और अमात्यों की सहायता से, ये मंत्री थे, मंत्री परिषद और अमात्यों की सहायता से राजकुमार क्या करता? इन चारों प्रांतों की देखरेख करता। नेक्स्ट, प्रांतों को आहार व विषय में बांटा हुआ था। देखो, यानी जो प्रांत थे उनको अलग अलग भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग? आहार और विषय। यानी प्रांतों को आहार और विषय के 2 भागों में बांट रखा था मौर्य काल के दौरान। फिर है जो विषयपत्ति के अधीन होते थे, यानी कि जो प्रांतों को आहार और विषय में भागों में बांटा गया था ना, वो किसके अधीन होते थे? विषयपत्ति। यानी विषयपत्ति किसकी देखरेख करते हैं? किसका हेड होता था? आहार और विषय का। आहार और विषय का जो मेन अध्यक्ष होता है उसको बोलते थे विषयपति। तो विषयपति के अधीन थे आहार और विषय। फिर आता है धर्म महामात्र व अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे। देखो, यानी प्रांतीय अधिकारी जो होते थे वो कौन कौन थे? धर्म महामात्र और अमात्य। धर्म महामात्र का क्या कार्य था? धर्म का प्रचार करना। अमात्य क्या था? विदेश मंत्री था। तो यानी धर्म महामात्र और अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे, यानी प्रांतों के ये मुख्य अधिकारी थे। तो ये थी हमारी मौर्य काल की प्रांतीय प्रशासन, जो 4 प्रांतों बांटा हुआ था। इनका जो प्रमुख होता है उसको राजकुमार कहते हैं। राजकुमार की सहायता के लिए मंत्री परिषद और अमात्य थे, ये राजकुमार की क्या करते? सहायता करते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मौर्य काल के दौरान अशोक के प्रशासनिक सुधार। यानी कि मौर्य काल में अशोक ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो वो प्रशासनिक सुधार हमारे सामने आते हैं। पहला जो सुधार है वो है अशोक ने राजयुक्त और प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की। देखो, यानी कि प्रशासन के अंदर कार्य करने के लिए, न्याय करने के लिए, प्रशासन की देखरेख करने के लिए उसने कुछ पदों की नियुक्ति की थी। कौन कौन से पद? राजयुक्त और प्रादेशिक अधिकारियों की उसने क्या की? नियुक्ति की। इन्हीं के द्वारा क्या करता? प्रशासन नियंत्रण करता अशोक। दूसरा आता है कार्य, अशोक ने 13वें वर्ष में धर्म महामात्र की पद का सृजन किया। देखो, धर्म महामात्र यानी कि धर्म का प्रचार करना। यानी कि अशोक ने 13वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष क्या किया? धर्म महामात्र का पद का क्या किया? सृजन किया, यानी कि स्थापना की थी। तीसरा कार्य आता है प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, जो राजा को जनता की समस्याओं से अवगत कराता था। देखो, प्रतिवेदक मतलब होते हैं ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की अशोक ने। वो कर्मचारी क्या करते? उस राज्य के अंदर जो जनता थी, उनकी जो समस्या थी, उनके जो सुख और दुख थे, उनसे अवगत कराता। किसको? राजाओं को। तो प्रतिवेदक की नियुक्ति की थी अशोक ने। क्यों की थी? ताकि जनता की समस्याओं को जान सके। इससे रहता है चौथा पॉइंट हमारे अशोक के कार्य में, राजुकों को न्याय संबंधी कार्य सौंपे। देखो, यानी कि जो राजुक होते हैं उनको राजुक को न्याय संबंधी कार्य सौंपे। यानी कि न्याय संबंधी कार्य कौन करता? राजुक करता। राजुक को क्या कार्य सौंपा अशोक ने? न्याय संबंधी, यानी न्याय संबंधी जो भी कार्य करता राजुक करता। 5वां कार्य आता है दंड विधान को उदार बनाए। देखो, यानी कि अशोक से पहले जो दंड थे वो कठोर थे। अशोक ने क्या कर दिया? यानी कि दंड विधान, जो दंड की जो नीति थी उसको क्या कर दिया? थोड़ा उदार बना दिया, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। यानी कि दंड विधान को क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी सख्ताई से जो दंड था, यानी ज्यादा कठिन दंड था, उसको क्या कर दिया? थोड़ा नरम कर दिया। 6वां आता है युद्ध नीति त्याग कर तथा हिंसा न करने की शपथ ली अशोक ने। अशोक ने अपने नीति में क्या बदलाव किया? कलिंग युद्ध के दौरान, यानी कि 261 में जो आपके नर कंकाल देखे, ज्यादा मृत्यु देखी, 1 लाख लोगों को मृत्यु देखा, उसके बाद उसने हमेशा युद्ध की नीति को त्याग दिया तथा हिंसा न करने की क्या ले ली? शपथ ले ली कि हमेशा हिंसा नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आता है सातवां कार्य किया चिकित्सा, सड़क, कुएं, वृक्षारोपण का कार्य किया। यानी कि जन कल्याणकारी कार्य के दौरान अशोक ने क्या कार्य किए? चिकित्सा, सड़क, कुएं व वृक्षारोपण का कार्य किया। देखो यानी जनता की यानी कि जन कल्याण से संबंधित जो प्रमुख कार्य किए वो थे चिकित्सा व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना और यहाँ तक कि वृक्षारोपण संबंधी कार्य किए जो जन कल्याण संबंधी कार्य थे। फिर आता है आठवां कार्य, अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक किया। यानी कि अशोक ने विदेश नीति को अपनाया, विदेशों के साथ संबंध अच्छे किए, सही शुद्धता के संबंध स्थापित किए ताकि विदेशों के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सके। तो ये थे बच्चों हमारे 8 कार्य जो अशोक के प्रशासनिक सुधार थे। वेरी मोस्ट ये कि अशोक ने अपने प्रशासनिक सुधार के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य किए, तो परीक्षा के दौरान आपको पूछ सकते हैं। तो ये थे अशोक के प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट है हमारे गुप्त साम्राज्य, यानी भारत के अंदर मौर्य काल के दौरान जो दूसरा वंश आता है भारत में, वह गुप्त साम्राज्य जो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। यानी भारत के अंदर गुप्त साम्राज्य का जो शासन काल था वो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। तो ये था गुप्त साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य के बाद में स्थापित हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का जो पहला शासक आता है वो है श्रीगुप्त। यानी गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम शासक आता है वो कौन है? श्रीगुप्त, जिसका समय अवधि थी भारत में 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। यानी 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक भारत में श्रीगुप्त का शासनकाल था। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला है पूना ताम्रपत्र में इसका उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में हुआ है। आदिराज का मतलब होता है कि पूना ताम्रपत्र ये कहता है कि भारत के अंदर यानी गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी, संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। ये कौन कह रहा है? पूना ताम्रपत्र कह रहा है। यानी पूना ताम्रपत्र के अनुसार भारत के अंदर जो आदिराज था गुप्त वंश का, जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। दूसरा पॉइंट आता है इसकी उपाधि, यानी श्रीगुप्त की भारत में उपाधि क्या थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की उपाधि धारण की थी इसने। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये थे हमारे श्रीगुप्त। दूसरा जो गुप्त साम्राज्य का शासक आता है वो है घटोत्कच। कौन शासक है? घटोत्कच। घटोत्कच का जो भारत के अंदर समय अवधि थी वो थी 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। यानी भारत के अंदर जो घटोत्कच का समय था वो था 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। इसका पहला पॉइंट है घटोत्कच का श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी श्रीगुप्त ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि राजा के बाद में उसका पुत्र राजा बनता है, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। तो श्रीगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया? घटोत्कच को। यानी श्रीगुप्त के बाद में शासक कौन बनता है? घटोत्कच। इसने भी क्या की? अपने पिता की तरह यानी कि श्रीगुप्त की तरह कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। यानी कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ऐसे शासक थे गुप्त साम्राज्य के जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। तीसरा जो शासक आता है गुप्त साम्राज्य का वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम। वेरी मोस्ट है ये चंद्रगुप्त प्रथम, महान शासक था और ज्यादातर परीक्षा में चंद्रगुप्त प्रथम पर प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम तीसरा गुप्त शासक था जिसका भारत के अंदर समय था 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। यानी 319 से लेकर 335 ईस्वी तक भारत में इसने अपना शासनकाल चलाया। इसका पहला पॉइंट आता है घटोत्कच का ये उत्तराधिकारी था। यानी कि घटोत्कच के बाद में जो शासक बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी घटोत्कच के बाद में शासक कौन आ गया? चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा आता है लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, कौन सी? कुमार देवी। यानी लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, जिसके साथ इसने क्या किया? विवाह किया था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी, कौन? कुमार देवी, उसके साथ इसका क्या विवाह हुआ। विवाह करने का एक उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। यानी कि विवाह नीति के माध्यम से वह क्या करना चाहता था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था अकबर की तरह। जैसे अकबर ने भारत में क्या किया? विवाह के दौरान राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और भारत के अंदर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। वैसे ही यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? कुमार देवी के साथ विवाह करके अपने साम्राज्य को मजबूत करने का प्रयास किया। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। देखो यानी कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने तो महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया? महाराजा अधिराज की सबसे बड़ी पदवी महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है गुप्त साम्राज्य में? चंद्रगुप्त प्रथम। और लास्ट पॉइंट आता है गुप्त संवत। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ही महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, शासक बनने के बाद में इसने अपने शासन काल के दौरान
20 के दौरान क्या किया इसने, 319-20 में गुप्त सभा चलाया था। यानी कि गुप्त साम्राज्य के अंदर गुप्त सभा चलाने वाला शासक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है। और कब चलाया था, 319 और 320 के दौरान। वेरी मोस्ट पॉइंट है ये, गुप्त सभा चलाया था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, अपने यानी कि विजय के दौरान, अपने साम्राज्य स्थापित के दौरान, यानी कि 319 में जैसे शासक बनता है, शासक बनने के बाद में उसने क्या किया, भारत के अंदर गुप्त सभा की स्थापना की थी। तो गुप्त सभा की स्थापना करने वाला शासक कौन है गुप्त साम्राज्य में, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट जो शासक आता है चौथा, वो आता है समुद्रगुप्त। कौन, समुद्रगुप्त। वेरी मोस्ट शासक है ये, महान शासक है। ज्यादातर परीक्षा में आपके चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त प्रथम इनके बारे में प्रश्न ज्यादातर पूछ जाते हैं। तो समुद्रगुप्त का दोस्तों भारत में जो समय अवधि थी वो थी 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। यानी कि 335 से लेकर 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने भारत में अपना शासन चलाया था। इसके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको, समुद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका पिता थे। कवि समुद्रगुप्त के दरबार में एक महानतम कवि थे, वो थे हरिसेन। हरिसेन थे जिनकी रचना है इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति के रचिता कौन है, हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्राग प्रशस्ति, इसके रचिता कौन है, हरिसेन। यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे कौन, हरिसेन, महान कवि थे हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख है, तो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है। यानी कि भारत के अंदर समुद्रगुप्त ने जो जो विजय की थी ना, उन सभी विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है हमें, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त की विजयों से संबंधित है। यानी समुद्रगुप्त की विजय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी उसने। तो आप प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो कि समुद्रगुप्त ने भारत में कौन सी विजय प्राप्त की थी और कब की थी। नेक्स्ट पॉइंट है अश्वमेध यज्ञ। यानी कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय के दौरान अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यानी गुप्त काल के दौरान प्रथम शासक था समुद्रगुप्त, जिसने अपनी विजय के दौरान यानी भारत में विजय होने के बाद में उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सबसे बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें यानी कि यज्ञ के दौरान राजा क्या करता है, एक आपके घोड़ा छोड़ता है, उस घोड़े को जो भी पकड़ेगा उस व्यक्ति के साथ में राजा क्या करता है, युद्ध करता है, उसको बोलता है अश्वमेध यज्ञ। अश्व मतलब घोड़ा। यज्ञ के दौरान राजा क्या करता है, एक घोड़ा छोड़ता है, वो उस घोड़े को पहली बार जो व्यक्ति पकड़ेगा वो व्यक्ति राजा के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। तो यह अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा कौन है, समुद्रगुप्त। अपनी विजय के दौरान इसने अश्वमेध यज्ञ किया था भारत के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा भी मिलता है। देखो यानी समुद्रगुप्त के जो भी सिक्के मिले ना, सिक्के, उन सिक्कों के ऊपर यानी कि अश्वमेध पराक्रम की उपाधि छाप लगी मिलती है हमें। यानी अश्वमेध पराक्रम का शासक कौन था, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के जो भी सिक्के हैं उसमें अश्वमेध पराक्रम की उपाधि मिलती है। तो ये थे हमारे गुप्त वंश के प्रमुख शासक। अब आता है हमारे प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, वेरी मोस्ट है प्रयाग प्रशस्ति, परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है ये। प्रयाग प्रशस्ति क्या है, देखो प्रयाग प्रशस्ति कहां से मिली है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्रयाग प्रशस्ति मिली है। वैसे आपको पता है प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, जो हमने पढ़ा था अभी, समुद्रगुप्त की विजय से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो विजय हुई थी उसका उल्लेख किया गया है। इस प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। ये कहां पर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका पहला पॉइंट है ऐतिहासिक स्रोत गुप्त काल का है। यानी कि गुप्त काल के बारे में जो ऐतिहासिक घटना जानकारी प्राप्त करनी है आपको, तो हम प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से गुप्त साम्राज्य का ऐतिहासिक स्रोत है ये। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण जो स्रोत है गुप्त काल का, वो है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की दिग्विजय, राज्याभिषेक और व्यक्तित्व का पर प्रकाश डाला गया है किसके अंदर, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त की दिग्विजय, उसकी जो भी विजय हुई है, उसका राज्याभिषेक और उसका व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसका चरित्र, वो सारे यानी कि विशेषताओं का गुणगान किसमें किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, क्योंकि ये जुड़ी किससे है, समुद्रगुप्त से। फिर है इसमें इसे कविराज भी कहा गया। देखो यानी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर यानी कि समुद्रगुप्त को क्या कहा गया, कविराज कहा गया। कविराज क्यों कहा गया, कभी कवियों को शरण देता था ये, खुद तो कवि था ये, यानी स्वयं ये क्या था, कवि था ये खुद, यानी कि स्वयं कवि होने के साथ साथ दूसरों कवियों को भी क्या करता, अपने दरबार के अंदर शरण देता था ये, तो महान एक कवि था ये। फिर है उच्च कोटि का विद्वान कहा गया। देखो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर यानी समुद्रगुप्त को उच्च कोटि का विद्वान भी कहा गया। देखो महान विद्वान था ये, यानी कि अच्छा राजा होने के साथ साथ बड़ा विद्वान ही था ये, अच्छा लेखक था ये, कविता लिखता था ये। और लास्ट लिखा है
विद्या का संरक्षक कहा गया। देखो विद्या का संरक्षक था ये, इन्हें विद्या को महत्व देता था, ये कला को महत्व देता था, कवियों को महत्व देता था, क्योंकि खुद क्या था, एक योद्धा के साथ साथ अच्छा कूटनीतिज्ञ और कवि था ये, इसलिए इसको बताया गया किसके अंदर, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। तो प्रयाग प्रशस्ति की अगर टिप्पणी पूछा आपको तो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर टिप्पणी आपको लिखनी है कि प्रयाग प्रशस्ति किस राजा संबंधित है, समुद्रगुप्त से, और इलाहाबाद प्रशस्ति भी इसको कहते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का, व्यक्तित्व का और राज्याभिषेक का उल्लेख है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट भाग में हम गुप्त वंश से संबंधित कुछ आगे के टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके जो भी समस्या है इस टॉपिक से संबंधित आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को अवगत कराइए, और आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो बच्चों तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।